Good evening, students. So let us get back to our discussion on the India-Sri Lanka relations. तो पिछले लेक्चर में मैंने ये कहकर ख़त्म किया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच कुछ ऐसा इश्यूज़ है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच रिलेशन आज भी पूरा ठीक नहीं हो पाया है। पूरी तरह से दोनों का रिलेशन स्मूथ और फ्रेंडली नहीं हो पा रहा है। तो कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से दोनों के रिलेशन में आज भी कुछ हिचकिचाहट है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन में एक फैक्टर है जिसका नाम है चाइना फैक्टर। तो जब हम इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर भी चाइना फैक्टर था। जहाँ हम इंडिया भूटान रिलेशन पढ़ रहे थे वहाँ भी चाइना फैक्टर था। तो आज भी श्रीलंका पढ़ते वक्त हम देखेंगे कि चाइना ने बहुत हद तक श्रीलंका पर अपना एक इन्फ्लुएंस बनाकर रखा है। तो कैसा इन्फ्लुएंस, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर डील कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, यानी कि BRI। तो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है? एक्चुअली चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो एशिया से लेकर यूरोप होकर अफ्रीका तक जाएगा। एक ऐसा कॉरिडोर जिसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेगा, रेलवेज, रोड्स, जिसके ज़रिए चाइना एशिया के सभी देशों के साथ, यूरोप के खास करके पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ और अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार और बिजनेस कर सकता है। तो इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना जो लंबा कॉरिडोर एशिया से लेकर यूरोप के ज़रिए अफ्रीका तक बना रही है, इसमें काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जिसमें श्रीलंका को भी चाइना ने शामिल कर लिया है। तो श्रीलंका ने बहुत सारा पैसा चाइना से उधार के हिसाब से लिए थे और चाइना ने श्रीलंका के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समुद्री बंदर जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट, उस हम्बनटोटा पोर्ट को किराए में लिया था श्रीलंका से व्यापार के सुविधा के लिए। अब जब श्रीलंका चाइना से एक बहुत बड़ा रकम उधार लिया था लेकिन उसको चुका नहीं पा रहा है, तो श्रीलंका की इस कमज़ोर हालत की फ़ायदा उठाकर चाइना ने क्या किया, जिस हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से उसने किराए पर लिया था, श्रीलंका क्योंकि उसका लोन रिपे नहीं कर पाया, तो हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह से श्रीलंका को बहुत सारा पैसा उधार देकर उसको अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल करके चाइना ने श्रीलंका पर इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंस बनाकर रखा है कि श्रीलंका के साथ इंडिया का रिलेशन काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बन चुका है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि बावजूद इस बात की कि इंडियन पॉलिटिशियंस और श्रीलंकन पॉलिटिशियंस के बीच रिलेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन श्रीलंका के अंदर पॉलिटिशियंस क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, इस बारे में काफ़ी सस्पिशन है, संदेह है। तो देखिए, आपके नोट के पेज 5 में They sense a greater corruption unfolding, debt repayment burden, and can sense the debt to exports being extremely high। तो दे मतलब यहाँ श्रीलंकन गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो श्रीलंका सरकार के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनमें से ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ही भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व्ड है।
काफ़ी करप्शन में वो लोग जुड़े हैं और उसके ऊपर उनके सर पर डेट रिपेमेंट बर्डन है, यानी कि चाइना से इतना बड़ा डेट यानी कि पैसा उधार के तौर पे लेकर रखा है कि उसको रीपे करने का बोझ अभी श्रीलंका के सर पर है। और वो फील कर रहे हैं, श्रीलंका के पॉलिटिशियंस फील कर रहे हैं कि सिर्फ एक्सपोर्ट करके अपना गुड्स और अपना सर्विसेज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके जो पैसा जो इनकम वो लोग कमा रहे हैं उसके मदद से डेट यानी लोन को चुकता करना पॉसिबल ना भी हो सकता है। द मत्तला राजापक्षा एयरपोर्ट, द लोटस टावर इन कोलंबो are some examples of the Chinese debt trap model, due to which debt repayment in the long run can be a major concern for the Sri Lankan economy. तो देखिए, मत्तला राजापक्षा एयरपोर्ट श्रीलंका के एक बहुत ही मशहूर एयरपोर्ट जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमान परिसेवा चलता है। फिर कोलंबो में लोटस टावर, ये सब कुछ बना था चाइनीज़ पॉलिटिशियंस से, चाइनीज़ गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा रकम लोन के हिसाब से लेकर। लेकिन अगर ये लोन श्रीलंकन गवर्नमेंट वक्त पर रिपे नहीं कर पाता है तो श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। हो सकता है कि चाइना ये मत्तला राजापक्षे एयरपोर्ट, लोटस टावर जिसको बनाने के लिए श्रीलंका को कर्ज दिया था, कर्ज ना चुकाने पर वो सब श्रीलंका से वापस ले ले। तो इतना सारा डेट यानी उधार का बोझ सर पर लेकर श्रीलंका के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है उसकी इकोनॉमी और अंदरूनी पॉलिटिक्स को संभालने में। तो ये सब जो बनाया गया है श्रीलंका में, ये एयरपोर्ट, ये लोटस टावर, ये असल में सभी चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। ओके, क्योंकि श्रीलंका ने चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव में हिस्सा लिया है, तभी चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। The challenges erupt for Sri Lanka in balancing the Chinese interest and investment and simultaneously make sure that it directly does not hurt India's interests. तो श्रीलंका को अभी बहुत मुश्किल हो रहा है इंडिया और चाइना की इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखने में। एक तरफ उसको चाइना से लिए हुए उधार को चुकता करना है, वो कर्ज उसको वापस लौटाना है, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ उसका जो बरसों का फ्रेंडली रिलेशन है उसे भी श्रीलंका खोना नहीं चाहती है। तो इसलिए उसको इंडिया का फ्रेंडशिप और चाइना से लिए हुए कर्ज, चाइना का ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस उसने लिया है, इन दोनों के बीच काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। India had raised the issue of the Chinese Navy's presence in Sri Lankan waters. Changez II, a nuclear-powered submarine, was docked at the Colombo International Containers Terminals Limited on September 15, 2014, and there was also the presence of Chinese naval vessels prior to that. तो देखिए, क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को एक बहुत बड़ा रकम कर्ज दिया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उसका एयरपोर्ट, उसका रेलवेज़, ये सब परिसेवा बनाने के लिए, तो चाइना इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कैसे? उसने श्रीलंका की समुद्री क्षेत्र को इस्तेमाल किया है अपना न्यूक्लियर पावर सबमरीन जिसका नाम है चंगेज़ 2, उसको स्टेशन करने के लिए। मतलब उसने चंगेज़ 2 नाम की ये न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन को श्रीलंका की समुंदर में
वहाँ के समुद्री क्षेत्र में स्टेशन कर दिया है। अपने नेवल फोर्सेस को श्रीलंका की समुद्री क्षेत्र में उसने इंस्टॉल कर दिया है। मतलब वो अपना श्रीलंकन वाटर्स में, श्रीलंकन समुद्री क्षेत्र में वो अपना एक मिलिट्री बेस बनाकर रखना चाह रहे हैं। ओके, तो श्रीलंका के साथ चाइना एक मिलिट्री अलायंस करना चाह रहे हैं, और क्योंकि श्रीलंका ने चाइना से कर्ज लिया है तो वो अभी चाइना को ना भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडिया काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। उसको लग रहा है कि श्रीलंका धीरे धीरे चाइना की इन्फ्लुएंस की गिरफ्त में जा रहा है और इंडिया से दूर होता जा रहा है। This time, after Gotabaya Rajapakse has come to power, Ajit Doval, National Security Advisor of India, brought up issues of interoperability of the two coast guards to control illegal fishing, smuggling, trafficking and small weapons transfer by insurgent and terrorist organizations. तो आप सब जानते हैं कि अभी श्रीलंका की वर्तमान प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्षे। तो गोटाबाया राजापक्षे जब प्रेसिडेंट बनकर पावर में आया तब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने राजापक्षे को एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड्स दोनों मिलकर एफर्ट्स उठाए, दोनों मिलकर एक साथ काम करें ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो सब नाजायज़ और गैर कानूनी हरकतें चलता रहता है, जैसे कि इलीगल फिशिंग, फिर स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग मतलब वीमेन और चिल्ड्रन, औरत और बच्चों का ट्रैफिकिंग, उनको बेच डालने के लिए, फिर स्मॉल वेपन्स ट्रांसफ़र, छोटे छोटे वेपन्स का ट्रांसफ़र जो होता है किसके द्वारा, आतंकी संगठनों द्वारा इंडियन ओशन एरिया को इस्तेमाल करके साउथ एशियन रीजन के काफ़ी सारे आतंकी संगठन जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, ऐसे जैश ए मोहम्मद, ऐसे आतंकी संगठन क्या करता है, इंडियन ओशन एरिया को इस्तेमाल करके ये सब वेपन्स ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे देशों में आतंकी हमला रचाने के लिए। तो ये सब बंद करने के लिए इंडिया सरकार ने श्रीलंकन सरकार को प्रस्ताव दिया था कि श्रीलंका और इंडिया का कोस्ट गार्ड्स दोनों मिलकर क्यों ना काम करें ताकि इंडियन ओशन रीजन को इन सब गैर कानूनी हरकतों से मुक्त कराया जा सके। There are reports that Sri Lanka suspects India's intelligence agencies involved in domestic politics unsettling Mahinda Rajapakse 2015. But these are not completely verified as some Indian leaders were engaging with Mahinda even after he lost. तो जब इंडिया ऐसा प्रस्ताव श्रीलंका को देता है कि क्यों ना दोनों देशों का कोस्ट गार्ड एक साथ मिलकर गैर कानूनी हरकतों को दूर करे, तब श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंकन सरकार के दिल में एक शक है, एक संदेह है कि जब 2015 में महिंदा राजापक्षे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए थे तो शायद इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है, शायद उसने राजापक्षे को इलेक्शन में हराने के लिए कोई चाल चला था, ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट को लगता है, जिस वजह से वो इंडिया के साथ सहयोगिता करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करता है। लेकिन ये भी सच है कि महिंदा राजापक्षे 2015 के इलेक्शन में हारने के बाद भी इंडिया सरकार श्रीलंका सरकार के साथ काफ़ी सहयोगिता कर रहा था और महिंदा राजापक्षे के साथ
इंडियन पॉलिटिशियंस का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा था। द ईस्टर अटैक्स प्रोवाइडेड अ स्पेशल प्लेस फॉर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तो आपको पता है श्रीलंका में क्या हुआ था? ईस्टर यानी कि गुड फ्राइडे के बाद जो उसका अगला सैटरडे होता है, जिस दिन गुड फ्राइडे होता है उसके अगले दिन सैटरडे को कहा जाता है ईस्टर सैटरडे। तो श्रीलंका में जब ईस्टर सैटरडे सेलिब्रेशन हो रहा था तब अचानक एक चर्च पर आतंकी संगठनों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की जानें गई और श्रीलंका में इस आतंकी हमले की घटने की वजह से काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो गया था। तो उस वक्त इंडिया ने श्रीलंका को काफ़ी सिंपैथी दिखाया था और श्रीलंका सरकार को काफ़ी सहयोगिता किया था ताकि वो इस आतंकी हमले का ट्रॉमा से बहुत जल्दी बाहर निकल पाए। श्रीलंका was warned by India of probable attacks and the organization। तो इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंकन सरकार को काफ़ी सावधान होने के लिए भी कहा था क्योंकि ऐसे आतंकी हमले दोबारा हो सकता था श्रीलंका के ऊपर। This has brought some amount of confidence and convergence has been built on counter-terrorism operations। तो इसके बाद इस ईस्टर हमले के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ सहयोगिता करना शुरू किया ताकि कुछ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का बंदोबस्त किया जाए जिससे ऐसे टेररिस्ट हमले का मुकाबला किया जा सकता है। The security scenario post-Easter attacks have also posed risk for the foreign direct investment as the mood of the investors in the small island nation certainly depends on the security scenario। तो इस ईस्टर हमले की घटना की घटने के बाद श्रीलंका में जो बाहरी राष्ट्र से एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था वो भी काफ़ी हद तक रुक गया क्योंकि बाहर के देशों की कंपनियों को डर लगने लगा। वो ये सोचने लगा कि श्रीलंका में सिक्योरिटी हालत काफ़ी ख़राब है जिसके वजह से वो श्रीलंका के साथ बिजनेस और बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। तो इसके वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी पर एक काफ़ी बुरा प्रभाव हुआ। Having known the capacity of Gotabaya and his track record, one can be rest assured that security will be a priority and no insurgent or terrorist group can survive by threatening Sri Lanka and his government। तो राजापक्षे फैमिली का इतिहास ये बोलता है कि किसी भी टेररिस्ट संगठन का कामकाज ये फैमिली बर्दाश्त नहीं करता था, आज भी नहीं करता है। तो अगर कोई टेररिस्ट हमले की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को भुगतना पड़ता है तो गोटाबाया राजापक्षे सरकार इन टेररिस्ट संगठनों को नहीं बख्शने वाला है। तो राजापक्षे सरकार काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका में ऐसे टेररिस्ट या इंसर्जेंट अटैक्स दोबारा ना हो। The new government has been strongly articulative about pursuing a neutral foreign policy and resolve to stay out of regional power struggles। तो देखिए जो गोटाबाया राजापक्षे का नया गवर्नमेंट श्रीलंका में वर्तमान में है वो हमेशा कोशिश करती है न्यूट्रल रहने की और रीजनल पावर पॉलिटिक्स में शामिल ना होने की। तो जब रीजनल पावर स्ट्रगल की बात हो रही है तो हम किस पावर स्ट्रगल की बात कर रहे हैं? आप याद रखिएगा साउथ एशियन रीजन में पावर स्ट्रगल का मतलब है चाइना और इंडिया के बीच का स्ट्रगल। तो क्योंकि श्रीलंका ने चाइना से काफ़ी बड़ा रकम कर्ज लिया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को
डेवलप करने के लिए, और दूसरी ओर इंडिया के साथ भी उसका दोस्ती और भाईचारा का रिलेशन है, तो श्रीलंका कोशिश करती है चाइना और इंडिया के बीच के पावर स्ट्रगल में काफ़ी निरपेक्ष रहने के लिए। और साथ में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच स्ट्रगल चलता है तो उसमें भी श्रीलंका एक न्यूट्रल एटीट्यूड बनाए रखने की कोशिश करती है, क्योंकि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट संगठनों से काफ़ी डरता है। पाकिस्तान के टेररिस्ट संगठनों की कारनामे से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है, और दूसरी तरफ इंडिया के सहयोगिता भी श्रीलंका को ज़रूरत है। तो इसलिए साउथ एशिया में किसी भी तरह की पावर स्ट्रगल से श्रीलंका अपने आप को महफूज रखती है। ड्यूरिंग द विजिट इन हिज इंटरव्यू विद द हिंदू, गोटाबाया had expressed that he is committed to pursuing consistent strong ties with India। तो जब गोटाबाया राजपक्षे इंडिया में आए थे और द हिंदू न्यूज़पेपर, आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, तो हिंदू के जर्नलिस्ट लोग उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो राजापक्षे ने साफ साफ बताया कि श्रीलंका के लिए इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता काफ़ी मायने रखता है, और वो किसी भी हाल पे इंडिया के साथ अपना रिश्ता को तोड़ना या बुरे दिशा में लेकर जाना नहीं चाहेगा। गोटाबाया राजपक्षे एंड हिज ब्रदर महिंदा हैव रिटर्न्ड टू पावर इन श्रीलंका। जैसे कि मैंने कहा, गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है और उनके भाई महिंदा राजपक्षे अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो पहले महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन 2015 की इलेक्शन में हारने के बाद वर्तमान में वो अभी देश के प्राइम मिनिस्टर है, और उनके बड़े भाई गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है। They are likely to pivot back to China to help the economy, but the geopolitical landscape has changed with the rise of Modi's India। तो दोनों भाई राजपक्षे दोनों भाई ही चाइना के प्रति कुछ ज़्यादा ही हिले हैं, क्योंकि चाइना से उन्हें काफ़ी आर्थिक मदद मिला है, और उनके इकोनॉमी को सुधारने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाइना से आर्थिक मदद उनकी देश को सच में ज़रूरी है, उनके देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन साथ में ये बात भी सही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पूरे साउथ एशियन रीजन में पावर स्ट्रगल का इतिहास थोड़ा बदल गया है। अभी तक चाइना को हर कोई एक सुपर पावर, इक्विवेलेंट टू सुपर पावर मानता था, और चाइना के सामने हर किसी को बहुत कमज़ोर लगता था। लेकिन जिस दिन से मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाला है, तब से इंडिया चाइना के सामने सर झुकाता नहीं है। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद चाइना इंडिया का जो इक्वेशन है, जो पावर इक्वेशन है, वो काफ़ी बदल चुका है। अभी कोई क्लियरली नहीं कह पाएगा कि अगर सच में इंडिया और चाइना के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें चाइना ही जीतेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इंडिया का पावर, इंडिया का इन्फ्लुएंस और इंडिया का पॉलिटिकल स्टैच्योर काफ़ी मजबूत बन चुका है। तो इसलिए श्रीलंका को भी बहुत कैलकुलेशंस करना पड़ रहा है इंडिया और चाइना के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। As Rajapaksa picks up the reins of a country saddled with billions of dollars of debt, his supporters expect him to revitalize an economy still reeling from the Islamic State-inspired Easter Sunday attacks that killed over 250 people in April. Many expect he will look to Beijing to help deliver this key campaign promise. तो श्रीलंका के सामने अभी दो किस्म के चैलेंजेस है।
पहला चैलेंज तो अपना इकोनॉमी को रिवाइव करना, अपने टूटे हुए इकोनॉमी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाइना से बहुत बड़ा कर्ज उसने लेकर रखा है जिसको उसे रिपे करना है। लेकिन दूसरी तरफ ईस्टर संडे वाला अटैक जो इस्लामिक स्टेट द्वारा डिज़ाइन किए गए थे, जिसके वजह से श्रीलंका की सिक्योरिटी और उसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी बुरा असर हुआ है, उससे भी श्रीलंका को बाहर निकलना है। तो इन ट्विन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके श्रीलंका कैसे आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात है। और ये करने के लिए श्रीलंका को इंडिया की मदद और इंडिया की कोऑपरेशन ज़रूरी है। इंडिया की कोऑपरेशन के बगैर श्रीलंका के लिए इतना बड़े बड़े चैलेंजेस को मीट अप करना लगभग नामुमकिन है। Launched by Chinese President Xi Jinping in 2013, the Belt and Road Initiative is an ambitious infrastructure project that seeks to strengthen China's connectivity with the world. तो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में लॉन्च किया था, वो असल में चाइना को विश्व की दूसरे देशों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके ज़रिए चाइना एशिया की तमाम देशों में, यूरोप में और अफ्रीका की देशों में पैसा इन्वेस्ट करके इन देशों के साथ बिजनेस कर पाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका की जिस किसी देश ने भी चाइना की BRI इनिशिएटिव में हिस्सा लिया है, वो चाइना से कर्ज लेकर चाइना के कर्ज के तले दब गए हैं। तो अभी चाइना सभी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करती है, जिसके मुताबिक इन सभी BRI पार्टनर्स को चलना पड़ेगा। खास करके सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर यूरोप के कमज़ोर राष्ट्र जितने भी हैं, जैसे पोर्तुगल, इटली, ग्रीस, स्पेन, जो अभी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एक बुरे हालत से गुज़र रहे हैं। फिर अफ्रीका के तमाम देश जिसने श्रीलंका की तरह चाइना से कर्ज लिया है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उन सब देशों पर चाइना ने अपना डोमिनेशन, अपना राज कायम कर लिया है। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव असल में चाइना का एक इम्पेरियलिस्ट डिज़ाइन है, एक साम्राज्यवादी चाल है, जिसके ज़रिए वो दूसरे देशों को अपने इशारों पर नचाना चाहती है। तो श्रीलंका ने भी गलती से इस ट्रैप में, चाइना की इस जाल में पैर रखकर पूरी तरह से फंस गए हैं। The more cash-strapped BRI partner nations like Sri Lanka are hoping Chinese investment will ease their economic woes. तो जो भी देश BRI में शामिल होकर चाइना की डेट यानी चाइना की कर्ज के तले दब गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना उनके देश में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके वजह से जो बिज़नेस होगा, जो नए नए कंपनीज़ बनेगा, उससे जो इनकम होगा, उसी से वो चाइना का ये लोन रिपे कर पाएगा, ऐसा इन देशों को लग रहा है। Colombo's dependence on Beijing's money, however, precedes the BRI. लेकिन श्रीलंका BRI शुरू होने की बहुत पहले से ही चाइना से कर्ज लेकर रखा था। तो ऐसी बात नहीं कि BRI शुरू हुआ, श्रीलंका उसमें हिस्सा लिया, उसके बाद उसने चाइना से कर्ज लिया, ऐसा नहीं। BRI शुरू होने की बहुत पहले से ही श्रीलंका चाइना की कर्ज की तले दबे हुए थे। When Sri Lanka's civil conflict between the Sinhalese Buddhist majority and Tamil separatists ended in 2009,
President Mahinda Rajapaksa was desperately in need of a strong ally. Ally मतलब friend. तो जब श्रीलंका की सिन्हली सरकार और LTTE यानी तमिल मिलिटेंट्स के बीच सिविल वॉर 2009 में ख़त्म हुआ, उसके बाद श्रीलंका बहुत डेस्परेटली अपना एक दोस्त ढूंढ रहे थे, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ताकतवर दोस्त जो उसको हर हालत में समर्थन करे, उसका इकोनॉमी, उसका पॉलिटिक्स, इन सब को सपोर्ट करे। तो उस वक्त श्रीलंका को चाइना दिखाई दिया एक मसीहा के रूप में। The United States, Europe and India were critical of the Rajapaksa government amid allegations of human rights abuses against the ethnic Tamil minority। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों से कहा था कि LTTE मिलिटेंट्स को सप्रेस करने के लिए सिन्हालीज गवर्नमेंट, श्रीलंका के सिन्हालीज गवर्नमेंट ने सिर्फ मिलिटेंट्स को ही ख़त्म नहीं किया, बट उनके साथ साथ कई मासूम तमिल नागरिकों की जानें भी ले ली, काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेट किया, जिसकी वजह से दुनिया भर में, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के तमाम देश और इंडिया ने भी श्रीलंकान सरकार का क्रिटिसाइज़ किया था। तो उस वक्त श्रीलंका को लगा था कि उसे एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा एलाई चाहिए जो उसे इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप से बचा सके, और तब उसको चाइना दिखाई दिया एक दोस्त के रूप में, क्योंकि चाइना खुद भी अपने पॉपुलेशन का ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, जैसे हांगकांग की नागरिकों के साथ चाइना कर रहा है, तिब्बत की नागरिकों के साथ कई वर्षों से करते आए हैं, उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ चाइना जो नाइंसाफ़ी और नाजायज़ बर्ताव करते आए हैं, वो सब तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ही शामिल है। तो चाइना खुद ह्यूमन राइट्स का वायलेट करते हैं, और जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी तमिल नागरिकों का ह्यूमन राइट्स वायलेट किया तो चाइना को उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, और चाइना आ गए श्रीलंका की मदद करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए। तो इसी से शुरू हुआ था श्रीलंका और चाइना के बीच एक दोस्ती का रिलेशन। द महिंदा राजापक्षे पिवोटेड टू बीजिंग एंड द मनी फ्लोड इन। तो 2009 की इस घटना के बाद तमिल नागरिकों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म और उन लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेट करने के आरोप में जब श्रीलंका दुनिया भर की राष्ट्र द्वारा निंदित हो रहा था, क्रिटिसाइज्ड हो रहा था, तब वो धीरे धीरे चाइना की ओर हिलने लगा, और चाइना भी मौका पाकर श्रीलंका को अपने गिरफ्त में, अपने डोमिनेशन के गिरफ्त में ले लिया। बहुत सारा पैसा कर्ज के तौर पे श्रीलंका में चाइना से जाने लगा, और श्रीलंका चाइनीज़ कर्ज से अपना रोड्स, अपना ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स, टावर्स, ये सब बनाने लगा। टुडे चाइना इज श्रीलंका's बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय इंडिया। तो इंडिया के बाद ही जिस देश के साथ श्रीलंका का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेशन है वो है चाइना। इंडिया श्रीलंका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भेजता है, और चाइना भी एक बहुत बड़ा रकम श्रीलंका में इन्वेस्ट करता है। In 2014, tensions between India and Sri Lanka heightened when a Chinese submarine and warship were allowed to dock in Colombo, fueling New Delhi's fears of Chinese aggression। तो सन 2014 में क्या हुआ, एक चाइनीज़ सबमरीन, आप जानती है सबमरीन क्या है, जिसे कहा जाता है एक ऐसा जहाज़ जो पानी के नीचे डूबा रहता है, और वो अक्सर न्यूक्लियर केपेबल होता है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने का ताकत उसमें रहता है। तो ऐसा ही एक न्यूक्लियर केपेबल चाइनीज़ सबमरीन कोलंबो में शेल्टर लिया था,
और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उस सबमरीन को अलाउ किया उसकी कोलंबो पोर्ट में शेल्टर लेने के लिए। तो जब न्यू दिल्ली को यानी इंडिया को ये बात पता चला तो इंडिया को लगा जैसे चाइना श्रीलंकन पोर्ट को इस्तेमाल करके इंडिया को आक्रमण करने की एक कोशिश कर रही है। और क्योंकि श्रीलंका ने इस चाइनीज सबमरीन को पनाह दिया था, इस वजह से इंडिया श्रीलंका के प्रति काफ़ी नाराज़ हो गए थे। आफ्टर हिज डिफीट इन 2015, महिंदा राजपक्षे also accused India of interference in the elections, much to the annoyance of Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो जैसे कि आपने देखा, श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये शक था कि 2015 की इलेक्शन में महिंदा राजपक्षे हार गए हैं। इसका वजह ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने शायद श्रीलंका की इलेक्शन में इंटरफेयर किया था और इस इलेक्शन रिज़ल्ट को प्रभावित किया था इस तरह से कि महिंदा राजपक्षे हार जाए। ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट को लगता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ड्यूरिंग द सिरिसेना प्रेसिडेंसी, तो महिंदा राजपक्षे जब 2015 में हार गए तो एक नया प्रेसिडेंट आया जिनका नाम था मैत्रीपाला सिरिसेना। तो सिरिसेना जब प्रेसिडेंट बनकर आया तब इंडिया के साथ श्रीलंका का रिलेशन में थोड़ा बहुत सुधार आया और ख़ास करके इंडिया ने इस बात पर अपना काफ़ी चिंता और कंसर्न बयां किया कि श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट जो है, जिसको चाइना ने 99 इयर्स के लिए किराए पर लिया था, वो शायद पूरी तरह से चाइना की गिरफ्त में चला जाएगा, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट चाइना से लिए हुए कर्ज को रिपे नहीं कर पा रहा है। ओके, तो देखिए चाइना कैसे श्रीलंका को अपने डेट ट्रैप यानी अपने कर्ज के जाल में फंसा कर रखा है, क्योंकि बहुत सारा पैसा श्रीलंका ने चाइना से कर्ज लिया है जो कि वो अभी तक रिपे नहीं कर पा रहा है। तो श्रीलंका को इस बात का डर है कि हम्बनटोटा पोर्ट जिसने उसको चाइना को किराए पर दिया है 99 सालों के लिए, वो शायद परमानेंटली चाइना का पोर्ट बन जाएगा, क्योंकि श्रीलंका अपना लोन रिपे नहीं कर पाएगा। और इंडिया को चिंता किस बात की है? अगर किसी तरह से ये हम्बनटोटा पोर्ट चाइना का बन जाता है तो चाइना इस हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल करके अपना नेवी, अपना कोस्ट गार्ड्स यहाँ मुतैन करके इंडिया की सिक्योरिटी को एंडेंजर कर सकता है। इंडिया की सिक्योरिटी को बुरी तरह से उसका असर इस पर पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं ना? तो हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के हाथ में किसी भी तरह से ना जा पाए, इस वजह से इसलिए इंडिया श्रीलंका को मदद करना चाहती थी। तो जब मैत्रीपाला सिरिसेना प्रेसिडेंट थे तो उसने इंडिया को काफ़ी समर्थन किया था और इंडिया के मदद भी लेने से वो सहमत थे ताकि हम्बनटोटा पोर्ट उसके हाथ से ना चला जाए। लेकिन जैसे ही गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंसी में वापस आ गया, अभी श्रीलंका का टेंडेंसी है फिर से चाइना की ओर हिलते जाना और इंडिया से दूर चले जाना। तो ये टेंडेंसी श्रीलंका के लिए तो ठीक नहीं है, वो अभी समझ नहीं पा रहा है चाइना की चाल, चाइना की जो बहुत ही शातिर और चालाकी के साथ चाइना जो करते जा रहे हैं वो श्रीलंकन गवर्नमेंट समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया को ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर किसी तरह चाइना श्रीलंका के पोर्ट्स और उसके कई सारे जगहों पर अपना मिलिट्री कैंप, अपना मिलिट्री बेस बना लेता है तो वो इंडिया की सिक्योरिटी को बुरी तरह से
हैम्पर कर सकती है। China will continue to play an important role in Sri Lanka's economic future, but relations with India might be entering into a new era, putting this small island nation in the middle of two heavyweights. तो जैसे जैसे चाइना का डोमिनेशन साउथ एशियन रीजन में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रीलंका को काफ़ी डर है कि वो एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ इंडिया, इन दोनों के बीच बैलेंस करके अपना अस्तित्व को कैसे मेंटेन करेगा, ये श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो देखना ये है कि श्रीलंका इन फ्यूचर भविष्य में वो करता क्या है। क्या वो सच में चाइना के गिरफ्त में आ जाएगा, या फिर वो इंडिया की मदद को स्वीकार करके साउथ एशियन रीजन में एक इंडिपेंडेंट भूमिका निभाने की कोशिश करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ हमारा इंडिया श्रीलंका रिलेशन ख़त्म होती है। आप लोग इसको पढ़िए और अगर कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिए। और इस लेक्चर में मैं कुछ और बातें आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो नेपाल के बारे में, नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में मैं 2-4 पॉइंट्स और बताना चाहूँगी। जो आप लोगों ने नोट में पढ़ा है उसके साथ 2-4 पॉइंट्स अगर आप लोग ऐड कर ले तो बेहतर होगा। रिसेंटली आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़िए, स्टेट्समैन या फिर अन्य जो आपके दूसरे ज़ुबान में जो न्यूज़पेपर्स है, गुलमार्ग, सोनमार्ग, जो भी है, हिंदी न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर, उसमें देखिए कई दिनों से एक न्यूज़ आ रहा है कि नेपाल ने महाकाली नदी के पश्चिमी किनारे पर कुछ इलाकों को अपना इलाका डिक्लेयर कर लिया है, जो कि सच में नेपाल की इलाका नहीं है, वो इंडिया का इलाका है। तो कहा जाता है महाकाली नदी की पूर्वी किनारे की सभी टेरिटरीज़ नेपाल का हिस्सा है और महाकाली नदी की पश्चिम किनारे पर जो भी टेरिटरीज़ है वो सब इंडिया का इलाका है। तो इंडिया ने एक ऐसा इलाका जिसका नाम है लीपू लेक, वहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था, जो रोड मानसरोवर तक जाता है। तो इंडिया से जो भी यात्री मानसरोवर जाना चाहता है, अगर लीपू लेक में ये रोड बन जाता है तो वो रोड से सीधा मानसरोवर पहुंच पाएगा। तो इन यात्रियों की सुविधा के लिए ही इंडिया ने ये रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही नेपाल सरकार को पता चला कि इंडिया ने ये रोड बनाना शुरू किया है, तब नेपाल ने इंडिया पर यह आरोप लगाया कि इंडिया नेपाल की टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि लीपू लेक असल में इंडिया का ही टेरिटरी है, लेकिन नेपाल अभी डिक्लेयर कर रहा है कि लीपू लेक इंडिया का नहीं, नेपाल का टेरिटरी है। ऐसे 3 इलाके पर नेपाल ने अपना होल्ड, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड डिक्लेयर किया है। लीपू लेक, लिम्पी यधुरा और काला पानी, ये 3 एरिया जो नेपाल क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि उसके टेरिटरी है, लेकिन असल में ये इंडिया का टेरिटरी है। तो नेपाल ये सब क्यों कर रहा है? चाइना के बहकावे में आकर नेपाल ये सब कर रहा है। तो नेपाल में अभी जो सरकार है वर्तमान में, वो है माओइस्ट सरकार। नेपाल की जो माओइस्ट पार्टी है, उस पार्टी का सरकार अभी नेपाल में है, जिसके प्राइम मिनिस्टर है के.पी. ओली शर्मा। तो नेपाल की माओवादी पार्टी, के.पी. शर्मा प्राइम मिनिस्टर, ये सब मिलकर चाइना के साथ हाथ मिलाकर इंडिया के खिलाफ ये सब कदम उठा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि नेपाल की जो ऑपोजिशन पार्टी नेपाली कांग्रेस,
जो सदियों से इंडिया के पक्ष में हुआ करता था, वो भी अब माओइस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाकर इंडिया के खिलाफ जाने लगे हैं। तो रिसेंटली नेपाल की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, जिस बिल में कहा गया है कि नेपाल की संविधान को थोड़ा संशोधन यानी अमेंड करना पड़ेगा, ताकि नेपाल अपना जो पॉलिटिकल मैप है उसको फिर से ड्रॉ कर सके। तो नेपाल में ये रूल है कि अगर वो अपना पॉलिटिकल मैप को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना चाहे या फिर पॉलिटिकल मैप में करेक्शन करना चाहे, तो उसके लिए उसे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को करेक्शन करने के लिए एक बिल पेश करना पड़ता है। तो वो बिल ऑलरेडी नेपाल ने अपने विधानसभा में, अपने आईन सभा में पेश किए हैं, जिस पर माओवादी पार्टी के लोगों ने तो हस्ताक्षर किए ही है, लेकिन हैरानी की बात है कि नेपाली कांग्रेस के सदस्यों ने भी इस बिल पर अपना सहमति दे दिया है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा, नेपाल अपना संविधान को करेक्शन करेगा, अमेंड करेगा और अपना पॉलिटिकल मैप को वो रीड्रॉ करेगा। तो उस मैप में क्या दिखाया जाएगा? सदियों से जो सब टेरिटरीज इंडिया का हुआ करता था, जैसे कि काला पानी, लिम्पी यधुरा, लिपू लेक, महाकाली नदी की पश्चिमी किनारों की जितने भी टेरिटरी जो कि इंडिया का हुआ करता था, वो सब अभी नेपाल की गिरफ्त में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल। तो ये सब नेपाल किसके बहकावे में कर रहा है? चाइना की बहकावे में कर रहा है। तो देखिए, नेपाल और इंडिया की रिलेशन को ख़राब बनाना चाइना का एक मकसद है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेपाल चाइना की इन्फ्लुएंस की गिरफ्त में आएगा, इंडिया को सप्रेस करना, इंडिया को साउथ एशियन रीजन में पावर स्ट्रगल में हराना चाइना के लिए और भी आसान बन जाएगा। तो जैसे चाइना नेपाल को अपने कब्ज़े में कर रहा है, वैसे श्रीलंका को भी कर्ज दे देकर, पैसे उधार दे देकर श्रीलंका को भी वो अपने गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि चाइना पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में एक लौता सुपर पावर बनने की एम्बिशन रखता है। तो ये बहुत ही चिंता की विषय है। तो आप जब भी इंडिया के साथ उसके पड़ोसी राष्ट्र के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इस चाइना फैक्टर को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि चाइना फैक्टर द्वारा ही इंडिया की पड़ोसियों के साथ उसका रिलेशन प्रभावित हो रहा है। ओके, गुड नाइट and meet you in our next lecture.